नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा जो जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने आज से कुछ बदलाव किए हैं, जो कि यहाँ पर आप आज से हम लोग इंक्लूड किए हैं पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे कांस्टेबल में पूछे गए हैं प्रश्न, उसको हम लोग आज के इस क्लास से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आने वाले जो भी हमारा कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उनके लिए आपका जो एक बेसिक क्लियर करते हुए हम लोग चलने वाला है। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि किस प्रकार से जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आपका एग्ज़ाम जीके जीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिए, और आपको अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये जो है, गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है, ये आपको बताना है। तो गंगा का कौन सा एक सहायक नदी है जो कि पटना के पास ये सोनपुर में ये मिलती है, इनमें से कौन सा नदी है? आइए साथियों, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। गंडक होगा, कोसी होगा, घग्गर होगा, या रामगंगा होगा। ये देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंडक आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर में आपका दिया हुआ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको और भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर आकर मिलती है। तो ये आपका पटना के पास सोनपुर में आकर ये मिलती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पर जो नदी और उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोसी से रिलेटेड, कोसी इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो कि अपनी बाढ़ के लिए विख्यात और बार बार अपने मार्ग क्या करती है? बदलती रहती है। ठीक है, और घग्गर पर बात करते हैं साथियों। भारत में मानसून के मौसम बहने वाली एक नदी है, यानी कि जब यह मानसून आती है तो ये जो नदी है ये बहती है। और रामगंगा पर बात करते हैं तो साथियों, ये रामगंगा ये गंगा की एक सहायक नदी है, जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। कौन? ये रामगंगा भी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा गंगा का सहायक नदी के बारे में अगर देखा जाए तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये जितने भी ये सारे हम लोग का क्या है? गंगा के सहायक नदियां हैं। ठीक है, इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। ये हम लोग का जो हमने अभी कहा वो उसका लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। ठीक है, यानी कि ऊपर से आकर। ठीक है, और नीचे से अगर देखा जाए तो नीचे से हम लोग का हो जाएगा आपका चंबल, जो है यमुना हो जाएगा। ये जो है ये आपका नीचे से जाकर मिलती है, यानी कि जिसको कहा जाता है दाएं ओर से मिलने वाले नदियाँ। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है कहाँ हुई है, ये आपको कहना है। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि वो आपको मृत्यु को प्राप्त हुए कौन सा जगह पर, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुशीनगर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का अगर जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बुद्ध का लुम्बिनी हो जाएगा उसका जन्म स्थान, और कुशीनगर में जो है इनका क्या हो जाएगा? अपना मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, और अगर बोला जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन, तो क्या हो जाता? ये सारनाथ हो जाता। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है महापरिनिर्वाण कहाँ? ये कुशीनगर में प्राप्त हुई है, और जो कि कहाँ स्थित है? ये अब उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं साथियों। ये महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है कि मृत्यु से। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया। और आगे देख लेते हैं, जैसे कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारनाथ के बारे में अभी हमने जिक्र किया। वह स्थान जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, एकदम सही। जहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन? ये सारनाथ क्षेत्र। अब सांची पर बात करते हैं तो सांची यह एक 3री शताब्दी में
ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महान स्तूप के लिए जो है बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण स्मारक है सांची का स्तूप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा ये निर्मित कराया गया है। अब साथियों बोध गया पर चलते हैं। तो बोध गया वह स्थान है जो गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ? ये बोध गया में। चलिए, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। जो हमारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जिसको कहा जाता है कि कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, मतलब उस समय जब हम लोग का संविधान बन रहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि बी एन राव या फिर बी आर अम्बेडकर या एस एन मुखर्जी या फिर अयंगर, कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर बी एन राव हो जाएगा, जो कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों। हमारा जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी आपको एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सभापति कौन होता है। ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लोकसभा का सभापति कौन होता है। ये लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। ठीक है, तो लोकसभा का सभापति कौन होता है साथियों? तो लोकसभा का सभापति होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगर इसी जगह पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति अगर पूछा जाता है तो हमारा सही उत्तर हो जाता है आपका कौन? ये उपराष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा पूछा जा रहा है या लोकसभा पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हड़बड़ी में यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी भी हो सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा का सभापति अगर पूछा जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का सभापति जिसको कहा जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप आराम से देख सकते हैं। अब विकल्प के बारे में यहाँ पर अब देख सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री पर बात करते हैं साथियों, वह भारत सरकार के मुखिया होते हैं, ना कि लोकसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सभापति नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भारत सरकार के क्या होते हैं? हेड होते हैं। उपराष्ट्रपति पर बात करते हैं तो वह लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति, ये हमने अभी जिक्र किया। मुख्यमंत्री पर बात करते हैं, राज्यसभा का नेतृत्व राज्य सरकार का नेतृत्व करते हैं। लोकसभा में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, किनका? ये मुख्यमंत्री का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। इस क्वेश्चन से हम लोग ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में उत्पन्न असामान्य वृद्धि को डेस के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। जो समुद्र में हमारा जो चक्रवाती तूफान आता है तो उस दौरान जो है आपका जो समुद्र तल में जो असामान्य वृद्धि होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हमारा तूफानी लहर के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? तो उसको तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। इन दोनों ही बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो चक्रवाती तूफान के रूप में समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को तूफानी लहर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या है? हार्बर वेव्स, इन्हें सेशल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीशेल्स के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय या वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाला लंबी लहरें होती हैं, कौन? ये हार्बर वेव्स। और उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का जो सांस होता है ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक मुद्रण संबंधित त्रुटि या एक कम प्रचलित शब्द मौसम विज्ञान या समुद्र विज्ञान के संदर्भ में व्यापक रूप से क्या होता है? मान्यता प्राप्त नहीं है। अब सुनामी पर बात करते हैं तो सुनामी या भूकंप या
ज्वालामुखी विस्फोट जैसे जल के नीचे की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों की एक श्रृंखला, जिसको क्या कहा जाता है, सुनामी। सुनामी, और एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सुनामी अगर पूछा जाएगा तो सुनामी का मतलब, सुनामी कब हम लोग का आता है, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसे बड़े जल के नीचे की गड़बड़ी, मतलब जल के नीचे के जो भी हलचल यानी गड़बड़ी जो होगा, सामान्य रूप से असामान्य रूप में आ जाने के बाद के कारण जो उत्पन्न लहरों की श्रृंखला, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सुनामी। तो और एक बार देख लेते हैं हम लोग का प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा गया। चक्रवर्ती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को, अच्छा, चक्रवर्ती तूफान के रूप में ये तूफानी लहर हो जाएगा। अगर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे घटना होगा, जिससे असामान्य गड़बड़ी के कारण कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, सुनामी उत्पन्न होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। तो ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था साथियों, तो इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा साथियों। ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन वेवेल का उत्तराधिकारी था। ठीक, ये अभी इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जो डिटेल में यहाँ पर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वेवेल के स्थान पर ब्रिटिश भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि वेवेल के बाद जो है कौन आया, वायसराय के रूप में ये आया हमारा माउंटबेटन। ठीक, चलिए अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और उसके प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। किसके समय में, ये माउंटबेटन। और उसी प्रकार से आगे यहाँ पर उनका कार्यकाल सांप्रदायिक तनावों के बीच शांति पूर्ण सत्ता हस्तांतरित सुनिश्चित करने के प्रयासों में चिन्हित था। ठीक, चलिए फिर आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का इरविन मिंटो और लिन लिथो पर भी हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड इरविन पर बात करते हैं, तो इनका कार्यकाल जो है, इरविन का कार्यकाल आपका 26 से लेकर 31 तक रहा। जो भारत का वायसराय के रूप में कार्य किया, इन्हें इरविन घोषणा और गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। और मिंटो पर बात करते हैं, तो मिंटो उन्होंने 1905 से लेकर 10 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, जो कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन, ये लॉर्ड मिंटो। अब लिन लिथगो पर बात करते हैं साथियों। तो लिन लिथगो 36 से लेकर 43 तक इनका भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक दौर में भारत की देखरेख की। कौन, ये लिन लिथगो, जो 36 से लेकर 43 तक भारत में वायसराय के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, जो जिसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 देश में कहाँ आयोजित किया गया था, जो कि विंबलडन और ग्रैंड स्लैम जो है 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो लंदन, दिल्ली, सिडनी, कैनबरा, क्या हो जाएगा। तो ये विंबलडन जो है ये प्रत्येक वर्ष आपका कहाँ, इंग्लैंड यानी कि लंदन में ये आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारा जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले हमारा होता है आपका यूएस ओपन, यूएसए में होता है। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन जो फ्रांस में होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद होता है आपका विंबलडन होता है। विंबलडन कहाँ होता है, तो ये लंदन में होता है। और उसके बाद हमारा होता है कौन सा होता है, उसके बाद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों कि हमारा जो चौथा ओपन होता है कौन सा होता है। ठीक है, तो चौथा होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जो अत्यधिक प्रतिष्ठित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ यहाँ पर जो तिथि और विवरण के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे प्रथम आयोजित जो है कब हुआ था, तो 1877 में शुरू हुआ, जिससे विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट
बनाएगा जो प्रथम, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर उतना ज़्यादा खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है नागार्जुन गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये नागार्जुन गुफाएं जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागार्जुन गुफा जो है ये बिहार में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए अब आगे देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप देख सकते हैं। जैसे नागार्जुन गुफाएं कहाँ है, तो नागार्जुन गुफाएं आपका बिहार में। ये गुफाएं बराबर पहाड़ी गुफाओं का एक हिस्सा है जो सबसे पुरानी और जीवित शैलकीर्ति गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आगे हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा डैश के कारण से होती है, आपको बताना है। जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है सर्दियों के समय में हमारा जो बरसात होता है, यानी कि जिसको हम लोग लौटता मानसून बोलते हैं, वो उसका शुरुआत जो है किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। किस रूप से जाना जाता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है, जो कि जिसको लौटता मानसून के रूप में जानते हैं। जो तमिलनाडु और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है आंध्रा तमिलनाडु, इन क्षेत्रों पर जो है ये सर्दियों के टाइम में बारिश होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। ये मानसून आमतौर पर कब आता है, अक्टूबर दिसंबर की शुरुआत में जो है ये आपका तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। अब इसकी विशेषता है दक्षिण पश्चिम मानसून के विपरीत जमीन से समुद्र की ओर जो है मानसूनी हवाओं का चलना होता है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग का यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या एक मौसम प्रणाली है जिसकी विशेषता कम दबाव वाले केंद्र गरज और तेज हवाओं या वर्षा में योगदान कर सकता है, लेकिन मौसम का प्राथमिक कारण ये नहीं है, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये क्या होता है, कम दबाव वाले केंद्र गरज और तेज हवाओं के साथ यह वर्षा योगदान कर सकता है, लेकिन ये हम लोग का मुख्य कारण ये नहीं है, ठीक। अगला उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून पर बात करते हैं। तो ये जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून इसका समय जून से सितंबर तक होता है, जो मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों को प्रभाव करता है। और ये सर्दियों के शुरुआत के दौरान तमिलनाडु में होने वाले वर्षा के लिए सीधे तौर पर ये जिम्मेदार नहीं है। अब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देख लेते हैं। तो ये मौसम का एक पैटर्न है जो भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी पश्चिम के हिस्से में सर्दियों बारिश लाता है। जो सर्दियों के दौरान ये तमिलनाडु की ओर वर्षा पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, किसमें, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो साथियों हम लोग का अगर तमिलनाडु के तट पर जो हम तमिलनाडु में जो हम लोग का आपका सर्दियों के मौसम में जो बारिश होता है वो हम लोग का दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा उसका, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो किसे इनमें से साथियों, ये जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है यही हो जाएगा सही उत्तर, जो कि भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। आइए आगे चलते हैं, जिसको माका ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं माका ट्रॉफी, जो विश्वविद्यालय को योगदान के लिए दिया जाता है। जो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन होता है उसको हम लोग उसी को दिया जाता है माका ट्रॉफी, ठीक है। अब ये जो है साथियों यहाँ पर देख सकते हैं स्थापना के साथ साथ। आइए आगे चलते हैं।
आगे हम लोग अर्जुन पुरस्कार पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार ये युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा खेलों को उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये मलेशिया में आयोजित होने वाला वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। कौन? ये सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये पुरुष हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है, जो कि मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार पर बात करते हैं साथियों। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साथियों हमारा क्या हो जाएगा? ये गोवा में स्थित है। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया इस प्रकार आप देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों। आगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भगवान महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। ठीक है, तो आइए अब इनके शिक्षा के बारे में। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सिद्धांतों का प्रचार किया। और निर्माण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए कहाँ? ये पावापुरी में। और योगदान जो है ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो साथियों रेड जो शब्द है ये हम लोग का कौन सा खेल से संबंधित है? तो रेड शब्द जो है ये कबड्डी से संबंधित है। ये तो आपको पता होना चाहिए। जो प्लेयर हमारा जो पॉइंट लाने जाते हैं उसी को बोला जाता है आपका रेडर। ठीक है, तो रेड शब्द जो है ये आपका कबड्डी से संबंधित है। ये आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, आइए अब अगला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे बैडमिंटन पर एक रैकेट खेल जिसमें आपका क्या शटल को नेट पर आपका मारने, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे एक नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? तो कौन? जिन्होंने आपका प्रारूप समिति के अवमानना करते हुए, ठीक है, अवमानना करते हुए उन्होंने एक नया शब्द किस रूप में दिया? ये प्रवाह समिति के रूप में दिया। ये प्रारूप समिति को किस रूप में दिया? ये प्रवाह समिति के रूप में। तो किसने दिया? तो ये प्रवाह समिति के रूप में ये हमारे नसरुद्दीन अहमद के द्वारा नजीरुद्दीन अहमद जी के द्वारा जो है प्रारूप समिति का जो नाम इसको नए नाम किस रूप में दिया गया? ये प्रवाह समिति के रूप में दिया गया। ये नजीरुद्दीन अहमद के द्वारा प्रारूप समिति का नाम। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं साथियों। आगे यहाँ पर जो है आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आपका जो दिया गया है कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे इससे रिलेटेड यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रस्तावना, इसमें संविधान के उद्देश्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को रेखांकित किया गया है। कौन कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को रेखांकित किया गया। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार पर बात करते हैं तो ये सभी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी मानवाधिकार है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए निर्देशित है, जिसका उद्देश्य एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य निर्माण करना। और संघीय संरचना पर बात करते हैं तो भारत शासन संघीय ढांचे पर आधारित जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। किसमें? ये संघीय संरचना में। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को देश में
टाइफू के नाम से जाना जाता है, तो किसको जो है आपका उष्ण चक्रवर्तीयों टाइफू के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातियों को जापान में किस नाम से जाना जाता है, तो टाइफू के नाम से जाना जाता है। टाइफू शब्द जो है जापानी भाषा के लिए विशिष्ट है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जैसे आपका टाइफू जो है, ये टाइफू आपका चक्रवात है और मौसम ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि REGP कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि REGP की शुरुआत जो है कब किया गया था साथियों, तो क्या गया था हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1995 में इनका शुरुआत किया गया था। किनका, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल। यहाँ पर अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, अब ये जो है ये क्या उद्देश्य है, ग्रामीण छोटे अवसरों को स्वरोजगार अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कब, 1995 में। और उद्देश्य योगदान ये कुछ जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न हमारा है साइंस से, जो कि कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित रखता है। तो एसिटिक अम्ल के रूप में किसको जाना जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को जो है हम लोग एसिटिक अम्ल के रूप में जानते हैं, जो कि ये कौन सा ग्रुप से आते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये आते हैं। कौन, ये हमारा एथेनोइक एसिड। ठीक, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर आपका जो फैक्ट है ये आप आराम से देख सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जिसे एसिटिक एसिड के रूप में एथेनोइक एसिड को जिसे एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है, जो कि यह एक रंगीन तरल कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH, जिसको एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह जो है जिसको COOH के रूप में जाना जाता है। और साथियों आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, तो ये फार्मिक एसिड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो फार्मिक एसिड HCOOH सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, HCOOH, जो चींटियों के विष में पाया जाता है। कौन, ये फार्मिक एसिड। और एथेनोइक एसिड तो हम लोगों ने अभी देखा कि एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ये एथेनोइक एसिड को। और ब्यूटेनिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक नहीं है। और आगे देख लेते हैं। तो प्रोपेनिक एसिड जो है इसका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका सूत्र ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कि ये खाद्य परिरक्षक के रूप में इनका यूज किया जाता है। किसका, ये प्रोपेनिक एसिड का। चलिए फिर आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5 वर्षीय योजना से संबंधित है, यानी कि 5 प्लान से पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश के दौरान जो है शुरू किया गया है, आपको बताना है। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है साथियों ये हमारा हो जाएगा आपका 5 वर्षीय प्रथम 5 वर्षीय योजना में जो है ये पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो है शुरुआत करा गया था। ठीक है, याद रहेगा। पहला जो है हम लोग को किस पर आधारित है, तो पहला हमारा हेरल्ड डमर मॉडल पर आधारित था। और उसी प्रकार से सेकंड अगर पूछा गया तो सेकंड हमारा PC महालनोबिस पर और तीसरा गाडगिल पर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, पहला कृषि पर आधारित था, दूसरा हमारा किस पर आधारित था, तो दूसरा अगर पूछा जाएगा तो आपका उद्योग पर आधारित था। ठीक है, उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। अब साथियों ये 5 वर्षीय योजना जो कि प्रथम 5 वर्षीय योजना पंचम 5 वर्षीय योजना के दौरान जो है पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के रूप में ये जाना जाता है। और यहाँ पर टोटल देख लेते हैं जो भी हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया है। जैसे सेकंड का अभी हमने चर्चा किया, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, ध्यान केंद्रित। तृतीय पर बात करते हैं तो ये आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक पर ये बात करता है। और उसी प्रकार से
प्रथम जो है कृषि पर फोकस था, ठीक है, जो कि हेरोडमन मॉडल पर आधारित है प्रथम। दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा गाडगिल पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना कौन सा वर्ष की गई थी, आपको बताना है। तो प्रारूप समिति का मसौदा जो है आपका कौन सा वर्ष में स्थापना किया गया था, तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि 1947 में आपका संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का स्थापना किया गया था 1947 में। आइए अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर का अध्यक्षता हुआ था, और जो भी हम लोग का इससे रिलेटेड अब ये इम्पोर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर सहित जो है आपका 7 सदस्य शामिल थे किसमें, प्रारूप समिति में। और ये संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार कितना से कितना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है आपका मौलिक अधिकार। और उसी प्रकार से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो 36 से 51। और संघ जो है ये कितना से कितना साथियों, ये हमारा हो जाएगा आपका कितना से 52 से लेकर आपका 151 तक। और संघीय प्रणाली ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि लोध जलप्रपात कौन सा राज्य में स्थित है साथियों। तो ये लोध जो जलप्रपात है ये हमारा झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। झारखंड राज्य में हमारा कौन सा जलप्रपात है, तो ये लोध जलप्रपात है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड हो जाएगा, जहाँ पर ये जोध जलप्रपात स्थित है। और जोध जलप्रपात के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये शांत और सुरमय वातावरण प्रदान करने के लिए कम प्रसिद्ध झरने में से एक है। आइए आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2018 में देश पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा था, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका मतलब यहाँ पर पूरा जो है डिटेल में नहीं दिया गया है। इसका ये तात्पर्य निकलता है कि 2018 में जो फाइनल में आपका फाइनल खेलने वाला यहाँ पर कौन सा टीम जो है प्रवेश किया था, जो कि फीफा में पहली बार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में जो फाइनल मैच आपका खेला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि क्रोएशिया आपका पहली बार फाइनल में पहुंचा था 2018 में, ठीक, इतना आपको ध्यान में रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। जो क्रोएशिया फाइनल आपका 4-2 से स्कोर हार का सामना करना पड़ा था किसके साथ, ये आपका फ्रांस के साथ। और उससे रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख सकते हैं। सर्वाधिक विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम है, तो ये ब्राज़ील के नाम है। जिन्होंने आपका 5 बार जो है ये विश्व कप अपने नाम करा है। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा तो हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है आज का क्लास हम लोग कहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि सेशन पसंद आया तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाकर सारा क्लास को आप शुरू से अंत तक आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये हम लोग का जो क्लासेस अभी रेगुलर बेसिस पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।